नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जो कि भारतीय संस्कृति के मूल आधार से संबंधित है, इसमें हम प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमारा प्रकरण चल रहा था वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, जिसमें हम वैदिक काल से लेके और मौर्योत्तर काल तक वर्णों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हम किस प्रकार वर्णों की उत्पत्ति हुई, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, किस वेद में चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था है वो कठोर थी गई, इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। आज हम वर्ण संकर जातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण संकर जातियां क्या होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में अध्ययन करेंगे। जब प्राचीन आर्य जनों या कबीलों का पूर्वी और दक्षिण भारत में विस्तार हुआ और वहां के नारियों से संपर्क हुआ, तो संपर्क के पश्चात उनमें पारस्परिक वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे और वैवाहिक संबंध स्थापित होने के पश्चात इन विवाहों से उत्पन्न होने वाली संतानों को चातुर्वर्ण्य में क्या स्थान दिए जाए, चातुर्वर्ण्य में इनको चारों वर्णों में क्या माना जाए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इन्हें व्रात्य या वर्ण संकर मान लिया गया। व्रात्य यानी व्रत द्वारा समाज में सम्मिलित करना। अनार्यों में जो सैनिक थे वे विशुद्ध क्षत्रिय के होके व्रात्य ही थे। वज्जी, मल, लिच्छवी आदि सब व्रात्य ही थे, इन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहा जाता था। दक्षिणी और पूर्वी भारत के इन जनपदों में न केवल क्षत्रिय अपितु ब्राह्मण भी वर्ण संकर थे। सातवान राजा वैसे तो ब्राह्मण समझे जाते थे, लेकिन उनमें नारी रक्त भी विद्यमान था। जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तब मगध की अनार्य सेनाओं ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीत लिया। तो प्राचीन आर्य जनों के शुद्ध ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी, अर्थात आपस में सारे वर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पे आर्यों अनार्यों के आगमन से वर्ण आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और वो वर्ण संकर हो गए। बौद्धों और जैनों के ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की उत्कृष्ट ने बौद्ध और जैन धर्म ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों की उत्कृष्टता न मानकर केवल व्यक्ति के गुणों व चरित्र को महत्वपूर्ण बताया। नई परिस्थितियों में मगध साम्राज्य के विकास में यही सिद्धांत सर्वथा समयानुकूल था। व्रात्य क्षत्रिय, व्रात्य ब्राह्मण, व्रात्य वैश्य इत्यादि का सिद्धांत है वो ही सर्वथा समय के अनुकूल था। मौर्योत्तर युग में शक, यवन आदि विदेशी आक्रांताओं ने एक नई परिस्थिति पैदा कर दी। मौर्यों के पश्चात भारत में पश्चिमोत्तर भाग से खैबर दर्रे से शक, कुषाण, हूण, यवन, पहलो आदि विदेशी जातियां आई। उन जातियों ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। ये लोग भारत के विविध जनपदों में विजेता के रूप में बस गए। इनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति उच्च थी। बौद्ध और जैन विचारधारा के अनुसार उनके आगमन के कारण उनके सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई और उन्होंने भारत में आके बौद्ध, जैन या आर्य धर्म को अपना लिया। किंतु सनातन धर्म में आर्य धर्म के पुनरुत्थान काल में इन शक्तिशाली अनार्य योद्धाओं को चातुर्वर्ण्य में क्या स्थान दिया जाए, इस युग की नई भावना से चातुर्वर्ण्य सिद्धांत का पुनः अनुप्रमाणित हो गया। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के नेताओं ने इस संबंध में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि यवन, शक, पहलव, द्रविड़, पौंड्रिक आदि सभी जातियां मूलतः क्षत्रिय थी, किंतु ब्राह्मणों के संपर्क में न रहने के कारण इनमें
वर्सलत्व या मलेच्छ तत्व है वो प्रबल हो गया, मलेच्छ तत्व को प्राप्त हो गई। और अब जब ये जातियां पुनः भारत में आ गई और ब्राह्मणों से इनका संपर्क स्थापित हुआ, वैदिक संप्रदायों ने इनको मान लिया, अपना वैदिक संप्रदायों को उन्होंने अपना लिया, तो क्यों न इनको वापस क्षत्रिय समझ लिया जाए और क्षत्रिय वर्ण में इन लोगों को शामिल कर लिया गया। ब्राह्मणों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने वासुदेव, कृष्ण एवं शिव की उपासना भी प्रारंभ कर दी। इसलिए उनमें अब वर्सल तत्व या मलेच्छ तत्व है वो शेष नहीं रहा और उन्हें आर्य विचारधारा में शामिल कर लिया गया। मगध, अंग, बंग आदि जनपदों में नारियों की संख्या अधिक थी, अतः वहां के आर्य अपने रक्त की शुद्धता कायम करने में असमर्थ थे। उन्होंने अनार्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और जो उनसे संतानें उत्पन्न हुई वो व्रात्य या वर्ण संकर कहलाते। मनुस्मृति के अनुसार भुजकंटक, आवंत्य, व्रात्य ब्राह्मणों की संतानें थी और मल, झल, लिच्छवियों की उत्पत्ति व्रात्य क्षत्रियों से हुई।कारु, सातत्व, व्रात्य वैश्यों की संतान थे। वैश्य और क्षत्रियों के सम्मिश्रण से मागध और वैश्य और ब्राह्मणों के सम्मिश्रण से वैदेह आदि की उत्पत्ति हुई। मनु का यह कथन कहाँ तक सही है ये कहना अत्यंत कठिन है, किंतु वैदिक पुनरुत्थान इस युग में इस विचार को अवश्य प्रकट कर रहे हैं कि मागध, वैद्य, अवंती, लिच्छवी आदि शुद्ध आर्य रक्त नहीं थे और इन्होंने भारत में समाज में एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली। इसलिए उन्हें व्रात्य ब्राह्मण, व्रात्य क्षत्रिय, व्रात्य वैश्य और वर्ण संकर के रूप में निरूपित कर लिया गया। इसी प्रकार जैसे हम क्षत्रियों की बात की तो जो विदेशी आक्रांता थे जैसे शक, पहलव, हूण, कुषाण, यवन इत्यादि, उनके पुरोहित थे, उन पुरोहितों को ब्राह्मण धर्म में शामिल कर लिया। उन आक्रांताओं के साथ जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित व्यक्ति थे, व्यापार वाणिज्य से संबंधित जातियां थी, उनको वैश्य वर्ण में शामिल कर लिया गया और इनके शामिल होने के पश्चात इनको आर्य मुख्य धारा में शामिल होने के लिए एक व्रत रखा जाता था, एक यज्ञ करवाया जाता था और उस यज्ञ के पश्चात उस यज्ञ को बोला जाता व्रात्य सोम यज्ञ। व्रात्य सोम यज्ञ में दीक्षित होने के पश्चात इनको पूर्ण रूप से आर्य मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये भारत में वर्ण संकर जातियां थी। धन्यवाद बच्चों ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। अगले प्रकरण में हम फिर एक अगले अध्याय में हम फिर एक नए प्रकरण के साथ मिलेंगे।